आज हम लोग प्रकाश के भाग 3 को शुरू कर रहे हैं। हमने प्रकाश के भाग 1 और भाग 2 में भाग 1 में प्रकाश से जुड़े हुए सभी खोज को पढ़ लिया था और प्रकाश के जुड़े हुए सभी खोज को पढ़ने के बाद हमने उसमें बहुत से मॉडल के बारे में पढ़ा था, जैसे कि क्रिश्चियन हॉयगन्स ने कौन सा मॉडल दिया था, कब दिया था। दूसरे भाग में हम लोगों ने ज्यादातर दर्पण से जुड़ा हुआ सवाल देख लिए थे, किस यंत्र में कौन सा दर्पण लगता है। दोनों में बहुत से वन लाइनर प्रश्न बने थे। लेकिन आज का हमारा तीसरा टॉपिक, जो तीसरा वीडियो है, उसकी शुरुआत दृष्टि दोष से होगी। इसकी शुरुआत किससे होगी? दृष्टि दोष से होगी। अब देखिए, दृष्टि दोष पूछता है पहले कि हमें कितने प्रकार के दृष्टि दोष पढ़ने, तो बस 2 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात क्या है? देखिए, निकट दृष्टि दोष नाम पढ़ के लगता है कि निकट का नहीं दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें निकट का ही हमें सही दिखता है, निकट का हमें दिखता है, ठीक, निकट का दिखता है, लेकिन दूर का नहीं दिखता है। नहीं दिखता है का मतलब ये नहीं कि साफ नहीं दिखता, मतलब दिखता है, थोड़ा बहुत धुंधला दिखता है, ठीक। तो ये पहला कंफ्यूजन जो होता है उसको हमने क्लियर किया, क्या कि निकट दृष्टि दोष में हमें नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। ठीक उसी तरह दूर दृष्टि दोष, नाम पढ़ के लगेगा कि दूर के दृष्टि में दोष है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी सेम वही बात, दूर का हमें दिखेगा, दूर का हमें दिखेगा, लेकिन नजदीक का नहीं दिखेगा, नजदीक का हमें नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा मतलब वही धुंधला दिखेगा, ठीक। अब देखिए, ध्यान से समझिए। अभी दृष्टि दोष हमने शुरू किया। दृष्टि दोष में 2 चीजें पढ़े। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, आपको परिभाषा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। उसी तरह दूर दृष्टि दोष में हमें दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। ये 4 जो लाइन मैंने लिखे हैं, ये 4 लाइन से भी प्रश्न बन सकते हैं। इसमें भी काफी छोटे प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, फिर सवाल ये आता है कि अब इसको सही करने के लिए, इसको सही करने के लिए जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाए, उसको सही करने के लिए हम किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? हम किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो लेंस, जिस तरह दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, लेंस भी ठीक उसी तरह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। अब ध्यान से समझिए, इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं अवतल लेंस का। किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस। इंग्लिश में बोलिए तो कनकेव लेंस। किसका इस्तेमाल करते हैं? कनकेव लेंस, ठीक। इसमें हम लोग इसका करेक्शन करने के लिए, इसको सही करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उत्तल लेंस का। किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस का, हिंदी में कन्वेक्स लेंस। अब सुनिए, अब लेंस शब्द आ ही गया तो हमें अब पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अब एक और याद रखिएगा, जैसे मैंने दर्पण में बताया था आपको कि कनकेव दर्पण जो होती है, जो अवतल दर्पण होती है, वो प्रकाश के किरणों को पास लाती है, मतलब अभिसारी है। और जो कन्वेक्स मिरर होता था, वो प्रकाश की किरणों को दूर भेजता था। ठीक उसका उल्टा, ये प्रकाश को दूर भेजता है। प्रकाश का दूरी क्या करता है? बढ़ाता है। दूरी को क्या करता है? बढ़ाता है। इसीलिए हम लोग इसे अपसारी, अपसारी लेंस बोलते हैं, जो प्रकाश के किरणों को क्या करे? दूरी, प्रकाश के किरणों को हम जितने दूरी पर भेजेंगे उससे दूरी को बढ़ा देता है। ठीक उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, उत्तल लेंस, ये क्या करता है? प्रकाश को दूर दूर भी भेजो तो उसे पास ला देता है, मतलब इसे ये क्या करता है? अभिसारी। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। याद रखिएगा, जो पास पास लाए उसे अभिसारी बोलते हैं और जो दूर ले जाए उसे क्या बोलते हैं? अपसारी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। और इसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। याद रखिएगा, ये ठीक इसी शब्द का इस्तेमाल हमने दर्पण के लिए भी किया था, डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हमने दृष्टि दोष को इतना पढ़ा। अब दृष्टि दोष को हम जाते हैं सही कराने, तो बहुत से शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे एक शब्द की कितने पावर का चश्मा हमें लेना पड़ेगा। तो हमें आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है नेत्र शक्ति, मतलब हम इनडायरेक्टली बोले तो हमें शक्ति के बारे में पढ़ना है, लेंस की शक्ति के बारे में। किसका शक्ति पढ़ना है? लेंस का शक्ति। चलिए, तो पहला प्रश्न यही आता है कि लेंस का शक्ति किसके बराबर होता है? तो 1/f के बराबर। किसके बराबर होता है? 1/f। कहता है कि 1/f का संबंध किससे होता है? 1/f का संबंध किससे होता है? तो आप सीधा बोलेंगे 1/f का संबंध लेंस की शक्ति से होता है। 1/f का संबंध लेंस की शक्ति से होता है। और याद रखिए, यहां पे पूछता है कि f का इकाई क्या होता है, तो f का इकाई हमेशा मीटर होता है। बहुत बार ये पूछा वो प्रश्न कि f का इकाई क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए। कभी f का इकाई हम सेंटीमीटर में नहीं ले सकते। चलिए, f की इकाई का तो बात हो गया।
अगला बात जो हमें करना है कि शक्ति का जो है इकाई क्या होता है। शक्ति का इकाई होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। शक्ति का इकाई क्या होता है? डायोप्टर। याद रखिएगा, शक्ति का इकाई हमेशा क्या होता है? डायोप्टर। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब सुनिए, इतना हो गया कि शक्ति का इकाई क्या होता है? डायोप्टर। जैसे आप जाएंगे कहीं पे लेने तो कहते हैं कि 2 डायोप्टर का चश्मा है, 3 डायोप्टर का चश्मा है, प्लस में माइनस में, ये सब बातें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपको जितना बताया जा रहा है बस आप याद रखिए, उतने में आपका काम एकदम बेहद ही आसानी से। एग्जाम तो एसएससी के तो लगभग सारे एग्जाम में ये प्रश्न मिल सकते हैं। इससे अपर लेवल के एग्जाम, हम कोई साइंस से रिलेटेड एग्जाम दे तो हमें देखने को मिलेगा प्रश्न। इस तरह हमें जनरल साइंस में इससे ज्यादा उतना समझने की जरूरत नहीं है। हम मानव नेत्र पढ़े, नेत्र नहीं पढ़े, नेत्र के दृष्टि दोष पढ़े, उसमें हमने लेंस के बारे में पूरा चर्चा कर लिया। फिर लेंस शब्द आ गए तो लेंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि कौन प्रकाश को पास लाता है, कौन प्रकाश को दूर भेजता है। इतना हमारे लिए बहुत है। फिर इसी में हम लेंस पढ़े तो हम अपने दैनिक जीवन में लेंस को हमेशा पावर से जोड़ते हैं कि हमारे लेंस का पावर अधिक है तो उसके लेंस का पावर कम है, तो वही कहते हैं कि लेंस का पावर से, शक्ति से आप क्या समझते हैं? तो लेंस का जो शक्ति होता है वो 1/f के बराबर होता है। और सुनिए, इसकी जो इकाई होती है, शक्ति की इकाई होती है, वो क्या होनी चाहिए? हमेशा डायोप्टर होनी चाहिए। और जो फोकल दूरी लिया जाता है वो हमेशा किस में लिया जाता है? मीटर में। यहां पर भी लेंस में भी उन 3 सिंबलों का इस्तेमाल होता है, यू, वी और एफ के बारे में। यू का मतलब वही होता है वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी, ठीक। ये होता है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ठीक। और ये होता है फोकल दूरी। ये क्या होता है? फोकल दूरी, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा जो हमें लेंस के और कुछ सवाल देखने को मिलते हैं वो ये देखने को मिलते हैं। अच्छा देखिए, 1-2 और हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं है जिसके प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिला, जैसे कि रेनबो का बनना। रेनबो को हम लोग हिंदी में इंद्रधनुष भी बोलते हैं, उसका बनना, ये प्रकाश की कौन सी प्रक्रिया को दिखाता है? ये प्रकाश की किस प्रक्रिया से बनता है? तो ये बनता है इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। ये याद रखिए, बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है कि रेनबो का निर्माण किस प्रक्रिया के, प्रकाश की किस प्रक्रिया के तहत होता है। और ये बहुत ही, क्योंकि इसका देखिए, इसमें लोग नाम सुनते ही सोचते हैं कि अपवर्तन होता होगा, लेकिन नहीं, वास्तविक रूप से क्या होता है? परावर्तन होता है। फिर पूछिए, एक और सवाल होता है, एक सवाल जो हीरा से जुड़ा हुआ है, हीरा मतलब डायमंड। कहता है कि डायमंड के अंदर जो प्रकाश हमें घटना देखने को मिलता है, क्या डायमंड के अंदर वास्तविक चमक होता है? कहता है डायमंड की चमक के पीछे प्रकाश के किस घटना का हाथ है? तो आप इसमें भी सेम यही घटना शामिल है। वास्तविकता यह है कि हीरे के पास कोई चमक नहीं होती है। भले हीरा बहुत चमकता है, हीरा तभी चमकेगा जब उसे आप प्रकाश में रखेंगे। उन वस्तुओं के पास चमक होती है जो हमें अंधेरे में भी दिखे। हीरा हमें अंधेरे में नहीं दिखेगा, लेकिन हीरा को थोड़ा सा भी प्रकाश मिल गया तो वो एक ही प्रकाश को अपने अंदर इतनी बार परावर्तन कराएगा कि वो चमकने लगता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये 2 चीजें जहां पे लड़के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब सुनिए, इन 2 से आपको पढ़ना पड़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो आप पढ़ लिए। अब लड़के इसके सोच के ना, अब कुछ भी प्रश्न है उसका आंसर सोचते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही लिख दिया जाए। नहीं, देखिए अभी बता रहा हूं, जैसे प्रकाश का एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, प्रकाश का बंटवारा कि प्रकाश किधर की तरफ कितना जाएगा, प्रकाश का इधर से उधर लड़के जाना, इस एक प्रोसेस मैंने पढ़ाया था। जैसे बताया था कि हमारे आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों है, इसको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। फिर से मैंने बताया था कि हम कहीं भी जो खतरनाक सिग्नल होता है, जो खतरा का सिग्नल होता है, उसे हम लोग लाल क्यों बनाते हैं। उम्मीद है आप ये दोनों आपको पता होगा। यदि आपको नहीं पता है इसका मतलब आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि इन दोनों का चर्चा हमने एकदम अच्छे तरीके से लास्ट वीडियो में किया है, जो प्रकाश का दूसरा वीडियो बना उसके ऊपर, कि हाँ जो नीला रंग होता है वो सबसे ज्यादा फैलता है, इसीलिए हमारे आसमान में सबसे ज्यादा क्या दिखता है? नीला रंग। और जो लाल रंग है वो सबसे कम फैलता है, कम फैलता है। इसके वजह से ये किसी भी दूर के जगह से भी दिखाई देगा, तो हम इसका इस्तेमाल खतरे के सिग्नल के रूप में करते हैं कि खतरा दूर से ही दिख जाए। और सुनिए, कहता है इसका मुख्य कारक क्या है? तो इसका तरंग दैर्ध्य, इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, या ये बोले कि सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। लेकिन इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक, उसका स्कैटरिंग मतलब कि
फैलाव कम होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक उसका फैलाव कम होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य कम उसका फैलाव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नीला रंग क्यों आसमान दिखता है, समझ में आ रहा है। इसके लिए गैलीलियो ने एक टिप्पणी दिया था। गैलीलियो का टिप्पणी पूछता है कि गैलीलियो का टिप्पणी क्या था आसमान के नीला रंग को लेके। तो वो बोला था कि हमारे पृथ्वी पे बहुत से पानी मौजूद है, उस पानी का प्रतिबिंब ऊपर आकाश में बनता है, लेकिन वो वास्तव में क्या हुआ, गलत साबित हो गया। और सुनिए, आकाश का नीला रंग का हम कारक अब असली कारण पढ़े। ठीक, एक बार आप पूरे बोर्ड को देखिए, आपको इसमें बहुत से प्रश्न दिखेंगे। यहां हमें लाइन से, मैं एरो बनाते गया हूं, लाइन से जहां जहां हमें प्रश्न देखने को मिले, बहुत से प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह हमने प्रकाश के लगभग अपने एसएससी के लेवल के सारे प्रश्नों को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको, अच्छा देखिए, एक वीडियो में चाहता तो इस पे अलग से केवल इन घटनाओं के ऊपर बता सकता था, लेकिन वो वीडियो पूरा का पूरा रटने वाला हो जाता। मैंने उसको 3 हिस्से में तोड़ के दर्पण के जितने प्रश्न थे उसको पहले दूसरे वीडियो में निपटाया, जितने भी याद करने वाले प्रश्न थे दर्पण के बाद, जितने भी हमारे वातावरण में होने वाली प्रक्रियाएं थी उनको मैंने दूसरे वीडियो में भी शुरू कर दिया था, और आज तीसरे वीडियो में अपने नेत्र को लेकर पूरा कर दिया। तो इन 3 हिस्से से प्रकाश बनता है। प्रकाश आप स्कूल में भी पढ़ेंगे तो एक चैप्टर में आप केवल हमारे प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, एक में अपने वातावरण के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरे में हम नेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो तीनों चैप्टर से जितने भी याद करने वाली बातें थी, जितने भी हमारे एग्जाम के व्यू से प्रश्न थे, वो हमने एक एक करके सारे के सारे प्रश्न देख लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।